नमस्कार साथियों, मैं आज आपके साथ पहली क्लास जो लेके आया हूँ हिंदी की। पहली सर्दी भी पढ़ने लगी और पहली सर्दी के साथ मैं आपकी पहली क्लास हिंदी की लेके आया हूँ। हिंदी हमारी बहुत प्यारी भाषा है जिसे हम लोग बोलते हैं, बहुत सुंदर भाषा है। उसी के बारे में आज चर्चा करने हम लोग उपस्थित हुए हैं। हिंदी आपके पेपर के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। 30 नंबर जो हिंदी है, हिंदी आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इसका सिलेबस निश्चित है। इसलिए हिंदी को बड़े कायदे से पढ़िएगा आप, और आप लोग इससे बिल्कुल बचपन से जुड़े हुए हैं तो हिंदी आपको बहुत आसान भी लगेगी। तो आज हम जो बात कर रहे हैं आखिरकार हिंदी भाषा की। अब हम हिंदी शब्द की बात करते हैं कि आखिरकार हिंदी शब्द हमारा कहाँ से आया। तो देखिए, एक सिंधु नदी है हमारी, सिंधु नदी, ये हमारी जो आजकल वर्तमान में ईरान है वहाँ पर बहती है। और ईरान के जो लोग हैं उन्हें आपको कहते हैं फारसी, पहले कहा जाता था, उन्हें पारसी भी लोग कहते थे। क्योंकि ईरानी जो लोग होते हैं वो आपके क्या है कि पापा को वो पा ही बोलते हैं और ताथा को ता बोलते हैं और सा को हा बोलते हैं। इसलिए जो हमारे पारसी साम्राज्य जिसे कहा जाता था या जिसे कहा जाता था फारसी, जैसे पारस कहें या फारस कहें, दोनों वो एक ही मानते हैं कि अगर हम लोग उसे फारस कहते हैं और वो लोग क्या कहते हैं, हमें पारस कहते हैं। तो जो हमारे ईरानी लोग थे, आज के वर्तमान में ईरानी, उस समय पारसिया लोग थे, वो हमारे जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी, सिंधु को हिंदू कहा करते थे। सिंधु नदी को वो लोग हिंदू कहा करते थे। सा को हा कहने की वजह से वो सिंधु को क्या कहते थे, हिंदू कहते थे। और हिंदू कहने के कारण उन्होंने हिंदू जहाँ रहते हैं उस स्थान को कहा हिंदू स्थान। अगर अपन बात करें तो हिंदू का स्थान, तो हिंदू स्थान। लेकिन वो ता था को ता कहते थे, तो हमारे देश का नाम उन्होंने रख दिया हिंदुस्तान। स्थान हिंदू स्थान की जगह पर हमारे देश का नाम पड़ा हिंदुस्तान। अब उसी हिंदुस्तान में बोले जाने जो भाली भाषा थी उसको उन्होंने नाम दिया हिंदवी। जो बोले जाने वाली भाषा थी उसको नाम दिया हिंदवी। और हिंदवी नाम से धीरे धीरे हिंदवी नाम विकृत हो के नाम पड़ गया हमारा हिंदी। तो ये बात याद रखिएगा कि जो लोग होते हैं वो पापा को पा कहते हैं, ताथा को ता कहते हैं और सा को हा कहते हैं। हमारी ये तो बात हुई हिंदी शब्द जो हमारा कहाँ से निकल के आया। अब बात करते हैं कि भाषा शब्द कहाँ से निकल के आया। तो भाषा शब्द हमारे संस्कृत के भाष धातु से निकल के आया। जो भाष धातु है वो संस्कृत की धातु भाषा है। अब देखिए धातु क्या होती है। धातु हम लोग पढ़ते हैं क्रिया का मूल रूप, तो आप जानते हैं क्रिया का मूल रूप धातु है। लेकिन मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि धातु आखिरकार क्या है। धातु ये है कि जैसे आपने लिखा पढ़ता है, पढ़ रहा है, पढ़ता था, पढ़ चुका है, या हम ढेर सारी चाहे जितनी क्रियाएं बनाते हैं, ढेर सारी चाहे जितनी क्रियाएं बनाएं, इन सब में आप एक देख रहे हैं कि पठ जो शब्द है हमारा, पठ जो है वो बार बार आ रहा है। बार बार आने की वजह से इस पठ शब्द को हमारे धातु कहा जाएगा। इसी तरीके से हमारी ये धातु है आपकी भाष धातु। भाष का अर्थ होता है, भाष धातु का अर्थ होता है प्रकट करना। अब समझिए मेरी बात कि प्रकट करना यानी अपनी बातों को प्रकट करना, यानी भाषा का अर्थ होता है कि अपने विचारों को बाहर प्रकट करना। यदि हम अपने विचारों और अभिव्यक्ति को बाहर प्रकट कर रहे हैं, वो बात सामने वाला व्यक्ति अगर हमारी समझ रहा है तो वो उसके लिए भाषा है। जैसे आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे आपके रो रहे हैं तो आप अगर उनकी भाषा समझ ले रहे हैं तो वो आपके लिए भाषा है। और अगर वो रो रहे हैं और आप उनकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके लिए वो भाषा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर कोई पालतू जानवर है, वो पालतू जानवर यदि अगर हम उसकी बात समझ ले रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या हो गई, एक भाषा। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो वो भाषा नहीं है। यानी अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम क्या होती है, हमारी भाषा।
तो भाष का अर्थ होता है प्रकट करना। तो भाषा का अर्थ हो गया कि अपने विचारों और अभिव्यक्ति को प्रकट करना ही भाषा का माध्यम हो गया। भाषा हमारी किसी भी टाइप में हो सकती है आपकी, चाहे संकेत रूप में हो, मौखिक रूप में हो, लिखित रूप में हो, किसी भी रूप में हमारी भाषा हो सकती है। अब बात करते हैं कि जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की लिपि जो है हमारी, वो देवनागरी लिपि है। तो हिंदी भाषा की जो नागरी लिपि है वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि जैसे है, लिपि का मतलब है आपका कि आप जिस तरीके से लिखते हैं वो आपकी क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। तो जैसे हमारे अक्षर है, हमारे लिपि में आपके आ जो ध्वनि है उसको लिखने का देवनागरी में ये संकेत मिला, जैसे आपके बड़े आ को लिखने का ये संकेत दिया गया। तो इसी तरीके से हमारे का, खा, ये संकेत दिए गए कि हमारी जब का की ध्वनि हम निकालेंगे तो उसे लिखा कैसे जाएगा, ये संकेत दिए गए हैं। इन्हीं संकेतों का अंतिम अक्षर अगर हम बात करें नागरी देवनागरी लिपि का, तो हमारा ज्ञानी माना गया है कि ये हमारा अंतिम अक्षर होगा लिपि का। यदि हम इनकी भाषा की बात करेंगे तो हमारा अंतिम अक्षर आपका हा हो जाएगा। हा के बाद जो आपके छत्रज्ञ हैं इनको संयुक्त व्यंजन के रूप में माना गया है। तो हमारे हा आपकी हिंदी भाषा का अंतिम अक्षर होगा और ज्ञा हमारे जो देवनागरी लिपि है उसका अंतिम अक्षर होगा। अब बात करें कि देवनागरी लिपि आखिरकार आई कहाँ से, तो देखिए संस्कृत जो है आपकी, जो आपकी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा आपकी निकली हुई है संस्कृत से, यानी इन सबकी जननी जो है वो है हमारी संस्कृत। तो संस्कृत भाषा है, उसकी जो लिपि है वो है ब्राह्मी। तो ब्राह्मी पहले जमाने में जो लिपि लिखी जाती थी वो ब्राह्मी लिपि के द्वारा लिखा जाता था। ब्राह्मी लिपि जो है वो दो भागों में टूटी, एक दक्षिण शैली और एक उत्तर शैली। यानी उत्तर भारतीय लोगों ने उत्तर शैली का प्रयोग किया और दक्षिण भारतीय लोगों ने दक्षिण शैली का प्रयोग किया। अब उत्तर भारत में क्या था, उत्तर भारत में जो व्यक्ति थे उस समय गुप्त साम्राज्य हुआ करता था। आप लोगों को पता है लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य रहा। तो उस समय पे एक लिपि का निर्माण हुआ, उसको कहा गया गुप्त लिपि। और गुप्त लिपि के बाद और आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते गए, तो लगभग 6वीं शताब्दी में एक नई लिपि आई, उसका नाम हुआ सिद्ध मातृका। सिद्ध मातृका लिपि आई और इस सिद्ध मातृका लिपि के द्वारा दो लिपियां निकल के आई, एक देवनागरी और एक शारदा। तो हमारी देवनागरी लिपि जो है वो अकेली हिंदी भाषा की नहीं है, बल्कि नेपाली जो भाषा है उसकी भी जो लिपि है वो भी देवनागरी है। गुजराती भाषा है उसकी लिपि भी देवनागरी है। यानी देवनागरी ऐसा नहीं है कि केवल एक ही भाषा की एक ही लिपि हो सकती है। जैसे अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि है, तो लिपि जो है वो उसको लिखने का तरीका होता है और उसी को हम कहते हैं लिपि। तो हमने आपको ये बताया कि जो देवनागरी लिपि है वो ब्राह्मी लिपि से निकल के आई है। तो आपकी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और ये कहाँ से निकल के आई। अगर आपके ऑप्शन में देवनागरी न मिले तो सिंह मातृका पे लगा सकते हो, सिंह मातृका ना मिले तो गुप्त लिपि पे, और गुप्त न मिले तो आपकी उत्तर शैली पे, उत्तर शैली न मिले तो आप ब्राह्मी। यानी सबके मूल में कौन सी लिपि बैठी है, ब्राह्मी लिपि बैठी है। लेकिन मुख्य रूप से हिंदी भाषा की लिपि हमारी है वो क्या है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि हिंदी हमारी जो आई है वो कहाँ से आई है। तो हिंदी जो भाषा है हमारी, ये हमारी सबसे पुरानी भाषा है जिसको हम देववाणी कहते हैं, यानी देवताओं की वाणी कहा जाता है। यानी इसको माना जाता है कि संस्कृत का कोई इतिहास नहीं है कि लगभग ये कितने साल पुरानी है। तो ये माना जाता है कि संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। उसके बाद अब देखिए कौन भाषा सबसे, जैसे हमने कहा कि संस्कृत के बाद पाली के बाद प्राकृतिक के बाद अव्यय उसके बाद हिंदी। इसका मतलब क्या है कि प्राचीन काल में जो भाषा बोली जाती थी वो संस्कृत भाषा बोली जाती थी। अब संस्कृत भाषा के बाद जो हुआ कि संस्कृत भाषा के बाद जब हमारी संस्कृत भाषा, ऐसा नहीं है कि इसके बाद बोली जाने बंद ही हो गई, संस्कृत भाषा भी बोली जाती रही, लेकिन बहुल क्षेत्र में पाली भाषा बोली जाने लगी। यानी ये कहा गया कि पाली भाषा का प्रभुत्व हो गया है।
बहुल क्षेत्र में फिर प्राकृतिक बोले जाने लगी, तो ये कहा गया कि प्राकृतिक भाषा का आपके प्राकृतिक भाषा का बाहुल्य हो गया है। फिर अपभ्रंश बोले जाने लगी, तो आपके ये कहा गया कि अपभ्रंश भाषा का आपके क्या हो गया, बाहुल्य हो गया है। फिर आज की डेट में देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि हिंदी अकेली बोली जाती है, हिंदी के साथ साथ और भी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन बाहुल्य रूप में हिंदी बोली जाती है। इसलिए इसको कहा जाता है कि हिंदी भाषा का प्राकट्य इस समय पर सबसे ज़्यादा है, यानी बहुल भाषा में चल रहा है। तो इसका क्रम है कि पहले सबसे पहले पुरानी भाषा हमारी संस्कृत आई, संस्कृत से पाली आई, और पाली से फिर प्राकृतिक हुई, और प्राकृतिक से अपभ्रंश हुई, और अपभ्रंश में जो स्वर सैनी अपभ्रंश है उससे आपके हिंदी का निर्माण हुआ। और आज की डेट में हमारी जो हिंदी भाषा है वो हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी भाषा राजकीय भाषा है, राजकीय भाषा है। अब देखिए राष्ट्रीय और राजकीय बहस छिड़ गई आपके सामने कि राष्ट्रीय क्या है और राजकीय क्या है। देखिए जो हमारी या इसको कहा जाए राजभाषा कहा जाए, तो राजभाषा भी हिंदी को माना गया है कि राजभाषा है। अब राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा या राजकीय भाषा में क्या फर्क है, तो देखिए हमारी जो हमारी हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा वो भाषा होती है जो कि पूरा राष्ट्र जिस भाषा को बोलता है उस भाषा को कहा जाता है राष्ट्रीय भाषा, और जिस भाषा में राज का कामकाज होता है उस भाषा को कहा जाता है राजभाषा। तो आज हमारे देश में ये माना गया कि आपके बहुल रूप में हिंदी बोली जाती है, लेकिन सभी लोग हिंदी बोलते हैं ऐसा नहीं है। हमारे देश में ये माना गया है कि हमारा राजकीय कामकाज हिंदी भाषा में होता है, परंतु सभी लोग हिंदी बोलते हैं ऐसा संभव नहीं है, इसलिए इसको राष्ट्रीय भाषा नहीं माना गया। जब हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ तो बहुत इस पर बहस छिड़ी और लोगों ने माना कि ये राष्ट्रीय भाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। उसके बाद कुछ दिनों बाद ये भी डिसाइड किया गया था कि इसको राष्ट्रीय भाषा घोषित कर देंगे, लेकिन परंतु ऐसा हो नहीं पाया है। तो हमारी ये भाषा जो है वो हमारी राजकीय भाषा या राजभाषा है। अब मैं आपको भाषाओं के बारे में पूरी तरीके से जानकारी देना चाहूँगा कि जो हम लोग माँ से निकलती है यानी मातृभाषा, ये मातृभाषा हमारी वो है जो कि हम माँ के द्वारा सीखते हैं, यानी जो हमारे घर परिवार में आसपास बोली जाती है उसको हम मातृभाषा कहते हैं। अब देखिए मातृभाषा से जो हमारे मातृभाषा से बढ़ जाती है, यानी जैसे हम लोग हैं हमारे नगर क्षेत्र में जो बोली जा रही है या नगर के आसपास जो बोली जा रही है वो हमारी कहलाती है बोली। इसके बाद आती है मातृभाषा के बाद आती है बोली, यानी हमारे जो नगर क्षेत्र में या हमारे आसपास के क्षेत्र में बोला जा रहा है वो होती है बोली। और एक देखिए बहुत अच्छी बात है कि आपकी नाम है ब्रजभाषा, नाम है ब्रजभाषा, लेकिन है वो बोली। ब्रजभाषा ये पेपर में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऐसी बोली बताइए जिसके पीछे भाषा आ रहा हो। तो हमारी जो ब्रजभाषा है वो बोली है और फिर भी इसके पीछे भाषा लगा है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्या है, एक बोली किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है जो उसको कहा जाता है बोली, और जो हमारे घर में या घर पड़ोस में बोली जाती है उसको कहा जाता है मातृभाषा, और किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली चीज होती है बोली। और बोली के बाद जो हमारी भाषा होती है वो होती है उपभाषा। उपभाषा तो हमारी उपभाषा होती है, जैसे हमारे कोई जिला स्तर पर या बड़े आपके स्तर पर जो बोली जाती है उसको बोलते हैं उपभाषा। उपभाषा के बाद जो हमारी होती है और आगे तो वो होती है हमारी राजभाषा। राजभाषा हमारी ये कहलाती है कि कोई भी जो कार्य है हमारे राज्य स्तर पर, वो हमारे राज्य स्तर पर अगर कोई भी काम हो रहा है या राज्य में विशेष रूप से बोली जा रही है वो हमारी कहलाती है राजभाषा। और राजभाषा से बड़ी होती है आपकी राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय
भाषा, यानी जो हमारे पूरे राष्ट्र में बोली जाएगी वो हमारी कहलाएगी राष्ट्रीय भाषा। तो अब मैंने आपके सामने पूरा चार्ट बना के रखा है कि जो सबसे छोटी चीज़ है, यानी हमारे घर के आसपास जो बोली जा रही है वो कहलाएगी हमारी मातृभाषा। जो हमारे घर के अलावा हमारे नगर क्षेत्र के आसपास बोली जा रही है या ग्रामीण क्षेत्र के आसपास बोली जा रही है वो कहलाएगी हमारी बोली। और अगर बोली से बड़ी, यानी जो आपके जिला स्तर के लगभग बोली जाएगी, यानी एक बड़े क्षेत्र में बोली जाएगी, तहसील से ज़्यादा बोली जाएगी, वो कहलाएगी हमारी उपभाषा। और जो हमारे राज्य स्तर पर, यानी पूरे राज्य में जिसका कामकाज हो रहा होगा और पूरी तरीके से इसमें प्रदेश में बोली जा रही होगी, वो कहलाएगी हमारी राजभाषा। और राष्ट्रीय भाषा कहलाएगी हमारी कि आपके राष्ट्रीय स्तर पर जो सब भाषा बोली जाएगी वो कहलाएगी हमारी राष्ट्रीय भाषा। इसी वजह से हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं हो पाई, तो पूरे देश में राष्ट्रीय भाषा बोली नहीं जाती है। देखिए, मैंने आपको आज हिंदी की कुछ चीज़ों के बारे में बताया कि कैसे आपको हिंदी का आगमन हुआ, क्या हुआ, हिंदी की उत्पत्ति के बारे में बताया, भाषा के बारे में बताया। अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे टीटी का पारा भी बढ़ेगा, और टीटी के पारा के सहारे आप हमारे साथ बने रहिए, तो मैं आपको बड़े आसानी से बहुत सरल तरीके से समझा कर पूरी टीटी बिल्कुल आपको आसान तरीके से बनाकर पास करा दूंगा। धन्यवाद।